फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने द्रव्य और द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण का मतलब होता है आपका बांटना। तो ठोसों को बांटेंगे हम। तो वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। तो हम किसी भी चीज को बांटते हैं तो आधार पर बांटते हैं। किसी चीज का हम क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक शादी में कई लोग आए हुए हैं, तो मैंने कहा उनको बांटिए, उम्र के हिसाब से बांटिए। तो उम्र के आधार के आगे यहाँ पर क्या गई, उम्र। तो मैं इनको 3 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। जवान को अलग में बांट दूँ, बूढ़ों को अलग में बांट दूँ कैटेगरी में, और बच्चों को अलग में बांट दूँ। ऐसे स्कूल में क्या होता है, जो क्लास लगती है वो वहाँ पर आधार क्या होता है, क्लास। तो स्कूल में जो बच्चों को बांटा जाता है वो क्लासों के आधार पर बांटा जाता है। जैसे आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इसी तरह हम ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण करना है, बांट रहे हैं। और आधार के लिया है हमने यहाँ पर ज्यामिति। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। तो आपकी ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब ज्यामिति कैसे कहते हैं, यानी जो आपके ठोस होते हैं उनकी संरचना को देखें। संरचना को, यानी संरचना में किसके अणु पास पास है, किसके अणु दूर दूर है, कौन कैसा जलता है, कौन कैसा नहीं जलता है, कौन जल्दी पिघल जाता है, कौन देर में पिघल जाता है। तो ज्यामिति बनाकर, संरचना बनाकर हम उसकी इन्हीं सही बातों पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आइडिया क्या है, हमारी ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। और जो 2 प्रकार हैं आपके वो ये हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन यहाँ पर किसके आधार पर हमने वर्गीकरण करा है, ज्यामिति के आधार। ज्यामिति के आधार पर क्या होता है, संरचना। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें कण कैसे चुने गए हैं, कैसे रखे गए हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें कणों को कैसे चुना गया है, जिन कणों से वो मिलकर बना है। तो एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस लिख लिया है हमने, दूसरी तरफ के लिए लिख लिया है अक्रिस्टलीय ठोस। और इनमें क्या कर रहे हैं, अंतर किसके आधार पर कर रहे हैं, गुणों के आधार पर। तो पहला जो गुण है वो क्या है, ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में क्या कर रहे हैं, हम अंतर कर रहे हैं, वो भी गुणों के आधार पर। पहला गुण क्या है आपकी, ज्यामिति। तो ज्यामिति मैंने बताया, ज्यामिति की होती है कणों की संरचना, कणों का रख रखाव, यानी कणों को कैसे क्रम से रखा गया है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति की होती है आपकी निश्चित होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लूँ, जैसे स्कूल में आपकी पिरे होती है, पिरे। तो वहाँ पर छोटे बच्चे, फिर उसके पीछे बड़े बच्चे, उससे पीछे बड़े बच्चे। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम से रखा हुआ है। ऐसे स्कूल में क्लास लगती हैं। तो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे, सेकंड क्लास में सेकंड क्लास के बच्चे होंगे। तो ये क्या है, निश्चित ज्यामिति है। तो यहीं पर यही मतलब है, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। तो पहले मैं आपको दुनिया का एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, जिसके आपके उदाहरण से क्या होती है, बात समझ में आ जाती है। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल लूँगा। और इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती। जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है इनकी अनिश्चित ज्यामिति नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कूल में जब लंच होता है तो सब बच्चे क्या आ जाते हैं, भाग भाग कर आ जाते हैं। उसमें 9th क्लास का भी होता है, 10th का भी होता है, फर्स्ट का भी होता है, सेकंड का भी होता है, थर्ड का भी होता है। तो वहाँ पर कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। वहाँ पर क्या है, खिचड़ी है, बसड़ है, सब क्या है, बच्चे एक तरीके से मिल गए हैं। वहाँ पर कोई क्या नहीं है, निश्चित ज्यामिति नहीं। हम ये नहीं कह सकते ये 9th क्लास का है, ये 8th क्लास का है। वहाँ पर क्या है, निश्चित ज्यामिति नहीं है। तो जहाँ पर एकदम कायदे कानून से एकदम क्रम से होते हैं वो क्या होती है, निश्चित ज्यामिति। और जहाँ पर क्रम से नहीं होता है, क्रम बिगड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है, आपकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। जैसे उदाहरण के लिए इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। तो उदाहरण के लिए हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। तो निश्चित जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं नमक को। तो नमक क्या है, आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब मैं इसका संरचना बनाता हूँ सोडियम क्लोराइड की। तो Na+ Cl- Na+ Cl- Na+। तो ये क्या होती है, सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है। पहले एक बार Na को लिख लो, दूसरी बार Cl को, Na को Cl को, फिर यहाँ उल्टा कर दो, Cl- और Na+। इसी तरह नीचे Na+, Cl-, Na+, Cl-। इसी तरह यहाँ ले लिया Cl-, Na+, Cl-, Na+। तो ये जो क्या है आपकी सोडियम क्लोराइड की क्या है, संरचना है। अब इसकी मैं निश्चित, अभी तो मैंने उदाहरण देकर बताया, अब ये सोडियम क्लोराइड को उदाहरण देकर समझाता हूँ। इसकी भी क्या एक निश्चित ज्यामिति है। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक सोडियम के चारों ओर कितने होंगे, 4 क्लोरीन है। देखिए जी क्या है आपका सोडियम, इसके चारों ओर क्या है, 4 क्लोरीन है, 1 2 3 4। इसी तरह हम देखें
तो प्रत्येक क्लोरीन के 4 और 4 सोडियम है। जैसा आपका ये क्लोरीन है और इसके 4 सोडियम है, 1 ये, 2 ये, 3 ये। तो ये क्या है, एक निश्चित ज्यामिति से है। निश्चित का मतलब दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, जितने सोडियम क्लोरीन को घेरे हुए हैं उतने ही क्लोरीन सोडियम को घेरे हुए हैं। तो ये क्या सोडियम का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बना के दिखाया। इनकी निश्चित की होती है, ज्यामिति होती है, क्योंकि प्रत्येक सोडियम को 4 क्लोरीन घेरे हुए हैं और प्रत्येक क्लोरीन को 4 सोडियम घेरे हुए हैं। और ये क्या होता है आपका नमक। अब बात करते हैं आक्रिस्टलीय ठोस। इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको स्कूल के लंच का। जैसे रबड़, रबड़ किसे कहते हैं हम, टायर को। गाड़ी वगैरह के टायर होते हैं, वो क्या होता है आपका, रबड़ होता है। तो जैसे आपका रबड़, तो रबड़ की कोई एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती। इसके जो कण होते हैं वो अंडसंड होते हैं आगे पीछे, ऐसे कि ये छोटा है, ये बड़ा। तो इसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, कहीं कोई छोटा कण आ रहा है, कहीं बड़ा कण आ रहा है, कहीं पर ही कुछ है और कहीं पर ही कुछ है। तो चारों तरफ क्या होते हैं, उल्टे सीधे कण लगे हुए होते हैं, तो वो क्या होता है आपका, रबड़ होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस है, इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती। निश्चित ज्यामिति का मतलब क्या है, अनिश्चित होती है, यानी इसके कण के होते हैं आगे पीछे होते हैं, बिल्कुल क्रम से नहीं होते। कहीं कोई छोटा कण आ गया, कहीं के आगे बड़ा, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर रबड़ का बनाया, अंडसंड आगे पीछे होते हैं। और यहाँ पर जो है आपका सोडियम क्लोराइड, इसमें आपको दिख रहा है प्रत्येक सोडियम को 4 क्लोरीन घेर रहे हैं और क्लोरीन को क्या घेर रहे हैं, 4 सोडियम घेर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारा गलनांक। गलनांक के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या देखेंगे, अंतर। तो गलनांक क्या है, ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जो आपका सोडियम क्लोराइड है यानी नमक है, क्रिस्टलीय ठोस है, वो क्या होते हैं, एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। निश्चित ताप का मतलब टेम्परेचर। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें क्या होता है, पूरा आपके क्रिस्टलीय ठोस पिघल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। इसका ताप ले लिया हमने 60 डिग्री सेल्सियस मान लिया। तो जितने भी आपके सोडियम क्लोराइड के अणु होंगे वो सभी के होंगे आपके 60 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएंगे। ये नहीं होगा कोई 50 पर पिघल जाए, कोई 40 पर पिघल जाए। जितने भी सोडियम क्लोराइड के अणु होंगे, नमक के अणु होंगे, वो सब 60 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएंगे। लेकिन ये तापमान की परास पर धीरे धीरे पिघलते हैं। और जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका गलनांक होता है, ये तापमान की परास पर धीरे धीरे पिघलते हैं। परास का मतलब रेंज, यानी ये एक साथ नहीं पिघलते। जैसे आपका नमक है, ये 60 डिग्री सेल्सियस पर सभी क्या कर रहे हैं, कण पिघल रहे हैं। लेकिन जो आपका टायर होता है, रबड़ होता है, ये तापमान की पास पर धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। यानी इनका टेम्परेचर पूरी रबड़ पर एक समान नहीं होता, कहीं पर ही ज़्यादा होता है, कहीं पर ही कम होता है। जैसे रेंज ले ली मैंने इसकी 30 से 60, जो मैंने अक्रिस्टलीय ठोस इसकी रेंज की ले ली 30 से 60। क्रिस्टलीय ठोस है वो 60 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। लेकिन रबड़ में ऐसा नहीं है। जो आपका रबड़ के जो कण है, कोई 25 डिग्री सेल्सियस पर पिघल लेगा, कोई 30 पर पिघलेगा, कोई 60 पर पिघलेगा। रबड़ के प्रत्येक कण का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे टायर है, टायर को हम जब जलाते हैं तो कुछ हिस्सा उसका पिघल रहा होता है, कुछ धुआं बन रहा होता है, और कुछ पीछे का हिस्सा ऐसी कैसी सूखा रखा हुआ होता है। उसके प्रत्येक हिस्से का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हम कहते हैं ये तापमान की परास पर धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। किसी हिस्से का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई पिघलता है, कोई धुएं में बदल रहा होता है, और पीछे का हिस्सा सूखा होता है। लेकिन नमक में ये नहीं होता, क्रिस्टलीय ठोस में ये नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोस एक समान टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है विदलन गुण। तो विदलन का मतलब होता है बच्चों काटना। तो स्पष्ट विदलन, तो आपके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट माने आसानी से क्या होते हैं, कट जाते हैं, अर्थात धारदार औजार से काटने पर इनकी सतह चिकनी एवं सपाट हो जाती है। तो आपके विदलन गुण में क्या है, आपका क्रिस्टलीय ठोस में जब हम क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार औजार यानी चाकू या छुरी से काटते हैं तो इनकी सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। जैसे नमक है, नमक भरा हुआ है एक में, हम उसे छुरी से काटें तो उसकी सतह की हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। तो क्रिस्टलीय ठोसों को किसी धारदार औजार यानी छुरी या चाकू से काटने पर ऊपर की सतह की हो जाती है, चिकनी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विदलन गुण कहते हैं। तो यही तीसरा पॉइंट है विदलन गुण। स्पष्ट विदलन यानी धारदार औजार या चाकू या छुरी से काटने पर आपके क्रिस्टलीय ठोस के हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस में ये अंतर देख लेते हैं। तो ये अस्पष्ट विदलन नई जनित सतह खुरदरी होती है। यानी जब हम रबड़ को काटते हैं या टायर को काटते हैं तो उसको ऊपर का हिस्सा चिकना नहीं होता,
कहीं पर ही खुरदुरा होता है, कहीं पर ही मोटा होता है, कहीं पर ही क्या होता है, पतला होता है। अगर उंगली फिरा के देखेंगे तो वो क्या दिखेगा, हमें खुरदुरा दिखेगा, ऊंचा नीचा दिखेगा। तो आपके जो रबड़ होते हैं, टायर होते हैं, जब हम इन्हें धारदार औजार से काटते हैं तो ये चिकना नहीं दिखता है। तो जिसे हम कहते हैं अस्पष्ट विदलन जनित सतह खुरदरी होती है, यानी कि अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। तो एक लफ्ज में क्या है, विदलन गुण में क्या है, जो एकदम चिकना कट जाता है वो विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं, और जो चिकना नहीं कटता वो अस्पष्ट विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं। तो क्रस्टलीय ठोस के होते हैं, काटने पर चिकनी सतह हो जाती है और इनकी काटने पर चिकनी सतह नहीं होती है, यानी कि रहती है आपकी खुरदुरी रहती है। तीसरा चौथा पॉइंट क्या है आपका, प्रकृति। तो आपके जो क्रस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक में ठोस होते हैं। वास्तविक का मतलब रियलिटी, रियल में हमें देखने में क्या लगते हैं, ठोस है। नमक का डेरा ले लिया साबुत वाला, उसको हाथ से दबा के देखें तो दबेगा नहीं, क्योंकि वो रियल में ठोस है, वास्तविक में ठोस होती है, क्योंकि दबाने पर, नमक को पिचकाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्रस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तव में ठोस होते हैं। लेकिन जो आपके क्रस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, आभासी ठोस, कि हमें महसूस होता है कि ये ठोस है लेकिन ठोस नहीं होती है। जब टायर देखने में ठोस लगे लेकिन दबाते हैं थोड़ा बहुत पिचक जाता है। इसी तरह आपकी रबड़ देखने में ठोस लगती है, जिससे आप मिटाते हैं, लेकिन दबाते हैं तो पिचक जाती है। तो लेकिन आवाज़ करने पर ठोस लगते हैं, लेकिन रियल में ठोस नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं क्रस्टलीय ठोस के होते हैं, आभासी ठोस होते हैं, देखने में ठोस लगते हैं, लेकिन जब हम दबा के देखते हैं तो वो ठोस नहीं दिखते हैं। लेकिन क्रस्टलीय ठोस रियल में ठोस होता है, दबा कर भी दबते नहीं। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, संपीड्यता। संपीड्य का मतलब होता है दबाव डालना, प्रेशर डालना। तो जब हमने क्रस्टलीय ठोस और अक्रस्टलीय ठोसों पर हम क्या डालेंगे, दबाव डाल के देखेंगे। अगर दबाव डालने पर वो पिचक जाते हैं तो वो क्या है, संपीड्यता गुण दिखाते हैं, और दबाव डालने पर अगर पिचकते नहीं है, दसते नहीं है, तो उनमें संपीड्य गुण होता नहीं है। संपीड्यता गुण जिसमें होता नहीं है उसे हम क्या देते हैं, असंपीड्यता। तो यही है आपका संपीड्यता गुण। संपीड्यता गुण क्या होता है, दबाव डालना, प्रेशर लगाना। प्रेशर लगा के अगर कोई चीज़ दस जाती है तो उसमें संपीड्यता गुण पाया जाता है। तो पहले क्रस्टलीय ठोस में देखते हैं। तो क्रस्टलीय ठोस के होते हैं असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब क्या है कि इनको दबाव डालने पर, प्रेशर लगाने पर ये धंसते नहीं है, थोड़े से भी पिचकते नहीं है। नमक है, नमक को दबा के देखो, पिचका के देखो, उस पर बल लगा के देखो, प्रेशर लगा के देखो, तो वो पिचकता नहीं है, ना ही वो दबता है, ना ही वो पिचकता है और ना ही वो दबता है, क्योंकि वो क्या होता है, असंपीड्य होता है। वही हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है आपका, कुछ हद तक संपीडित होता है। कुछ हद तक संपीडित का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम टायर को पिचकाते हैं, टायर जो होता है, रबड़ होता है, उसको हम दाव लगाते हैं और पिचका के देखते हैं तो वो क्या होता है आपका, थोड़ा बहुत पिचक जाता है। तो अगर वो पूरा ही पिचक जाता तो हम कहते संपीडी होता है, लेकिन टायर पूरा नहीं पिचकता, टायर को थोड़ा थोड़ा दबता है, तो इसलिए हम कहते हैं कुछ हद तक संपीडीय होता है। तो आपका जो टायर रबड़ होता है वो कुछ हद तक संपीडी होता है, पूरा संपीडी नहीं होता, क्योंकि जहाँ तक हम ताकत लगा सकते हैं वहाँ तक दबेगा, उसके बाद वो दबता नहीं है, फिर भी वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो इसलिए आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो असंपीडीय होता है। असंपीडीय का मतलब क्या है कि वो जरा सा भी दबता नहीं है, जरा सा भी आपका दबता नहीं है। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, कुछ हद तक संपीडी होता है। कुछ हद तक संपीडी का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत दब जाता है, उसके बाद दबता नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके जो और पॉइंट रह गए हैं और इन दोनों में जो अंतर रह गए हैं उनको कराते हैं। अपने अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है हमारा देशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम देशिक गुण प्रदर्शित करते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने ये दोनों में अंतर बताया कि क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं और आपके अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। ये बात आपके समझ में नहीं है, अब हम इनका करते हैं डीपली अध्ययन। तो विषम देशिक किसे कहते हैं, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। यदि आपका ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है तो उसे विषम देशिक कहा जाता है और ये गुण विषम देशिकता कहलाता है। विषम देशिक को समझने के लिए जो हमारा नमक था, सोडियम क्लोराइड था, हम उसकी संरचना बनाते हैं। तो उसकी संरचना क्या थी, पहला सोडियम आयन, फिर आपका क्लोरीन आयन, फिर सोडियम आयन, फिर आपका क्लोरीन आयन और फिर आपका सोडियम आयन। इसी तरह आपका इसको मिटा देते हैं, चार ले लेते हैं, आपका क्लोरीन आयन और आपका सोडियम आयन और फिर आपका क्लोरीन आयन और फिर आपका सोडियम आयन। इसी तरह और ले लेते हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। तो सिंपल सी है, सोडियम क्लोराइड को तोड़ा है Na+Cl- में और नीचे क्या कर देते हैं, पहले Cl को लिख देते हैं, नीचे क्या कर देते हैं Na+। ये क्या होती है आपकी सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है। तो यहाँ पर Na+ आएगा आपका
और आगे क्या आएगा Cl माइनस, ऐसे यहाँ Cl माइनस और यहाँ क्या आएगा Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ क्या आएगा आपका Na प्लस, ऐसे नीचे यहाँ क्या आएगा आपका Na प्लस और यहाँ क्या आएगा आपका Cl माइनस, यहाँ Na प्लस और यहाँ क्या आएगा Cl माइनस। तो पॉइंट क्या है, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, यानी जो ठोस होता है उसकी जो संरचना होती है उसकी भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न गुण होते हैं। जैसे ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, हम ऊपर से क्या आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो हमने देखा हमें इधर क्लोरीन मिला और इधर सोडियम मिला, इधर क्लोरीन मिला, इधर क्या मिला, सोडियम मिला, और इधर क्या मिला, हमें क्लोरीन मिला। अब हम ऐसे करके आए, ये ऐसे करके गए इस दिशा में, तो इस दिशा में जाने पर हमें क्या मिले, केवल सोडियम सोडियम मिले। अब हम इस दिशा में आ गए, इस दिशा में आए तो हमें क्लोरीन मिले। तो यही पॉइंट विषम द्विशिक क्या कहलाता है, किसी ठोस की संरचना में भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित हो, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्या कण देखने को मिले, ये गुण क्या कहलाता है, विषम द्विशिक कहलाता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की संरचना में ऊपर से नीचे की ओर गए तो हमें सोडियम और क्लोरीन देखने को मिला, जब हम ऐसे तिरछे की तरफ गए इधर तो हमें सोडियम सोडियम देखने को मिले, और जब हम नीचे की ओर गए ऐसे तिरछे तिरछे तो हमें क्या मिला, क्लोरीन देखने को मिला। तो ये क्या होता है, आपका विषम द्विशिक गुण होता है। यही आपको लिखा हुआ है, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है तो उसे विषम द्विशिक कहा जाता है, और ये गुण विषम द्विशिकता कहलाता है। इसलिए हमने एक लफ्ज़ में लिख दिया क्रिस्टलीय ठोस विषम द्विशिक होती हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सोडियम और क्लोरीन देखने को, दोनों परमाणु देखने को मिलते हैं, और तिरछा जाने पर सोडियम सोडियम आयन देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह नीचे की ओर तिरछा जाने पर क्या मिल रहा है आपको, क्लोरीन क्लोरीन आयन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और इस गुण को हम क्या कहते हैं, विषम द्विशिक कहते हैं। ये आगे होगा आपके समझ में। अब बात करते हैं समदेशिक की। समदेशिक क्या होता है, यदि ठोस सभी दिशाओं में एक समान भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो समदेशिक में क्या होता है, जो आपका समदेशिक में क्या था, रबड़ का स्ट्रक्चर बना लें। जिस तरह हमने क्रिस्टलीय ठोस में क्या लिया था, नमक का एग्जाम्पल, तो नमक की भिन्न दिशाओं में भिन्न गुणधर्म प्रदर्शित होता है। लेकिन जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसकी सभी दिशाओं में जाने पर गुणधर्म के होते हैं, समान होते हैं, और इस गुण को हम क्या कहते हैं, समदेशिक कहते हैं। देशिक किसके लिए लगाए, दिशा के लिए। तो किसी भी दिशा में जाने पर क्रिस्टल के सभी गुण क्या हों, समान हों, उसे कहते हैं समदेशिक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझाता हूँ। यदि ठोस सभी दिशाओं में एक समान भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, सभी दिशाओं में जाने पर क्या होते हैं, उसके गुणधर्म समान होते हैं, उसे समदेशिक कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिकता गुण प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या था, आपका रबड़ था, टायर था, मैंने आपको अभी ऊपर कराया था। तो ये रबड़ की संरचना कैसे होती है आपकी, ऐसे अंड संड आगे पीछे, कई बारी छोटा है, कई बारी क्या है आपका बड़ा, कई बारी बड़ा है, कई बारी क्या है आपका छोटा, कई बारी बड़ा है, कई बारी क्या है आपका छोटा, कई बारी बड़ा है, कई बारी क्या है आपका छोटा। तो कई बारी क्या होते हैं आपके जो अणु होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, कई छोटे होते हैं, कई पर क्या होते हैं आपके बड़े होते हैं। तो कहीं आपके छोटे, कहीं बड़े। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लें भीड़। जैसा आपने भीड़ देखी होगी, आप भीड़ में खड़े हुए हैं, तो आप इधर नज़र उठा के देखेंगे तो आपको भीड़ दिखेगी, इधर नज़र उठा के देखेंगे तो आपको भीड़ दिखेगी, सामने देखेंगे तो आपको भीड़ दिखेगी, पीछे देखेंगे तो आपको भीड़ लगेगी। अपने चारों तरफ सभी दिशाओं में देखने पर आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। इसी तरह जो रबड़ होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी संरचना ऐसी होती है, भीड़ की तरह नहीं है। किसी भी दिशा में चले जाएँ, सभी जगह क्या मिलेंगे, क्रिस्टल आगे पीछे उल्टे सीधे मिलेंगे। कहीं पर ही ये नहीं होगा, कहीं पर ही ये ज़्यादा हो क्रिस्टल, कहीं पर ही ये ज़्यादा हो, सभी जगह के होंगे अंडे संड होंगे, सभी जगह के होंगे बराबर होंगे। जिस तरह भीड़ ये नहीं कह सकते चारों तरफ भीड़ है, हम बीच में खड़े हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते इधर भीड़ कम है इधर कम है। चारों तरफ भीड़ की होगी बराबर, चाहे इस दिशा से जाएँ, चाहे इस दिशा से जाएँ, चाहे इस दिशा से जाएँ। इसी तरह अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना भीड़ के समान होती है। इधर जाएँ तो भी हमें कण क्या मिलेंगे, सभी समान मिलेंगे, सभी आगे पीछे मिलेंगे। जितने इधर दिशा में समान मिलेंगे उतने ही इसी दिशा में समान मिलेंगे। जितने छोटे बड़े कण इस दिशा में मिलेंगे उतने ही इस दिशा में मिलेंगे, उतने ही इस दिशा में मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं यदि ठोस सभी दिशाओं में एक समान भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, यानी सभी दिशाओं में जाने पर कणों का जो आकार है और कण के मिलते हैं, समान मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समदेशिक कहते हैं। और समदेशिक का संरचना कैसी होती है, भीड़ के समान। भीड़ की कोई
ये नहीं होती दिशा कि इसमें भीड़ कम है, भीड़ की होती है चारों दिशाओं में बराबर होती है। इसी तरह आपके जो आकृष्टीय ठोस होते हैं इनकी संरचना भीड़ के समान होती है। इस दिशा में चले हैं तो भीड़, इस दिशा में चले हैं तो भीड़, इस दिशा में चले हैं तो भीड़, इस दिशा में चले हैं तो छोटे बड़े कण, इस दिशा में चले हैं तो छोटे बड़े कण, सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये आपका समदेशिक, विषमदेशिक और समदेशिक खत्म हो गया। विषमदेशिक किसे कहते हैं? अगर सभी दिशाओं में जाने पर भौतिक गुणधर्म हमें क्या मिल रहे हैं, भिन्न भिन्न मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं, तो आपका विषमदेशिक होता है। और सभी दिशाओं में जाने पर आपको क्या मिलते हैं, भौतिक गुणधर्म समान मिलते हैं, वो क्या होता है हमारा समदेशिक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।